पर्सन वन वोट वन वैल्यू। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेमोक्रेसी के नेक्स्ट फीचर को समझने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल डियर स्टूडेंट्स पर। वीडियो को पूरा देखें, आपको ठीक से सारी बातें समझ में आएंगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इसका मतलब एक व्यक्ति एक वोट और उसका एक ही मूल्य। तो आप ज़रा इमेजिन करो कि आप वोट देने गए। वैसे आप अभी अंडर एज हैं, क्योंकि भारत में वोटिंग राइट्स जो है वो 18 ईयर्स प्लस वालों को मिलता है कि 18 साल जब हमारी आयु हो जाती है तब हम एक वोटर के रूप में परिणत होते हैं। मतलब 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। तो आप इमेजिन करो कि एक गरीब आदमी वोट देता है, उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है, और एक जो बहुत अमीर, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा व्यापारी है या बहुत बड़ा अधिकारी है, उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ तक तो ठीक है, एक वन पर्सन वन वोट हो गया। लेकिन वन वैल्यू की बात, कि वैल्यू भी एक होना चाहिए। सपोज करिए कि काउंटिंग के टाइम में जो अमीर आदमी है उसके एक वोट को 5 काउंट किया जाए, और जो गरीब आदमी है उसके एक वोट को हाफ काउंट किया जाए। तो ये तो उचित नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक द्वारा जो सरकार चुनी जा रही है उसमें गरीबों के वोट को कम करके आंका गया और अमीरों को वोट को अधिक करके आंका गया। तो अगर ऐसा होता है तो यह डेमोक्रेसी के रूल्स के अगेंस्ट है। तो होना क्या चाहिए था कि गरीब हो चाहे अमीर हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, महिला हो या पुरुष हो, हर किसी के वोट का इक्वल वैल्यू होना चाहिए। तो ये जो हेडिंग लिखा है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को वो जो वोट देने का राइट है उसका एक ही वोट देने का राइट है। साथ में उसकी जो वैल्यू हो वो समान होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यहाँ पे एक टर्म आया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये टर्म जो है इसका मतलब होता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी जो भी व्यक्ति, जैसे भारत में आयु सीमा 18 साल निर्धारित की गई है, तो 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो 18 साल से ऊपर फिर हम यह नहीं देखेंगे कि वह पढ़ा लिखा आदमी है या अनपढ़ है, वो गरीब है या अमीर है। इन सारी जो भिन्नताएं हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे। चाहे वो अंडमान निकोबार का रहने वाला हो, चाहे वो गुजरात का रहने वाला हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे किसी भी भाषा को बोलता हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है डेमोक्रेसी में। लेकिन हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखते हैं जहाँ पे ये अधिकार नहीं मिले। देखिए एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया का दिया जा रहा है कि जहाँ पे 2015 तक महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए थे। दूसरा एग्जाम्पल एस्टोनिया का दे रहा है। एस्टोनिया यूरोप का एक कंट्री है। यहाँ पे इस देश में जो रूस के रहने वाले कुछ लोग हैं जो वहाँ पे बसे हुए हैं, माइनॉरिटी में, संख्या कम है उनकी, उनको वोट देने में कठिनाई आती है। उनको प्रॉपर वोटिंग राइट्स का यूज नहीं करने दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल दिया है फिजी का। फिजी भी एक छोटा सा देश है। फिजी में कह रहा है कि जो इंडिजेनस फिजी हैं, यानी वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनमें, और जो बाहर भारत से जा कर के बसे हुए फिजी में हैं, इंडियन फिजियन जो हैं, उन दोनों के वोट के वैल्यू में डिफरेंस होता है। यानी जो इंडिजेनस फिजी हैं उनके वोट का वैल्यू अधिक होता है, जबकि इंडियन फिजियन के वोट का वैल्यू कम होता है। तो ये तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो जो ऊपर के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब है वो अनडेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर को देखते हैं। नेक्स्ट फीचर लिखा है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स।
मतलब कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। कानून का शासन, तो डेमोक्रेसी में कानून का शासन होता है। कोई भी शासक, चाहे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी चुन के जाते हैं, वो अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, कोई रूल नहीं बना सकते। हमें हर डेमोक्रेटिक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देता है और सभी सरकार को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही रूल करना होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करना ही रूल ऑफ लॉ है। हाँ, सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का राइट ज़रूर होता है, वो उसमें कुछ संशोधन करके कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए भी कुछ बेसिक रूल हैं, उनको फॉलो करना होता है। कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं फेरबदल कर सकते हैं, उसके लिए भी उन पर में लिमिट लगाई गई है, उनको सीमित किया गया उनके अधिकारों को। साथ ही जो सरकार जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, उसको जनता के अधिकारों का सम्मान भी करना होता है। यानी जो हमें, जैसे भारत का उदाहरण लें, तो भारत में लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जो मूल अधिकार हैं, जो 6 मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आने वाले चैप्टर में करेंगे। वैसे आपने क्लास 8 में भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, उनका रिस्पेक्ट करना भी सरकार का काम है, स्टेट का काम है। और यह भी एक तरीका है जिससे कि सरकार की ताकतों को सीमित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का शासन, यानी सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, या सरकार के पास असीमित अधिकार नहीं है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। और वो पावर को लिमिट कैसे किया गया है? क्योंकि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के हद में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह कर के काम करना पड़ता है। साथ ही जो नागरिकों के राइट्स मिले हुए हैं, उन राइट्स का रिस्पेक्ट भी करना होता है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे सरकार के ताकत को, सरकार के पावर को लिमिट किया जाता है, सीमित किया जाता है। यहाँ भी आपको कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया है जिम्बाब्वे का, जहाँ कि जिम्बाब्वे को 1980 में आज़ादी मिलती है। ये एक देश, जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जहाँ पे 1980 में ये देश आज़ाद हुआ। और यहाँ पर में 1980 के बाद से कंटिन्यूसली एक ही पार्टी की सरकार है, और पार्टी का नाम है जानो पीएफ। अब 1980 से लेकर 2017 तक कंटिन्यू जानो पीएफ पार्टी के जो एक लीडर हैं, रॉबर्ट मुगाबे, वही कंटिन्यू प्रेसिडेंट बनते रहे। और बार बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपने फेवर में कई सारे अपने पद के लिए, प्रेसिडेंट के पद को बहुत ही पावरफुल बना लिया। और प्रेसिडेंट के पद का जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बहुत कम कर लिया। कई बार अनफेयर तरीके से भी इन्होंने चुनाव जीता। तो हमें यह भी चेक करना होता है कि चुनाव जीतने के बाद सरकार कैसे काम करती है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक फीचर देखा था, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स, तो हमने देखा था कि किस तरह से सभी दलों को चुनाव में अपने अपने पक्ष में प्रचार करने का अधिकार होता है, लेकिन कोई शक्तिशाली दल या रूलिंग पार्टी जो है, वो अपोजिशन पार्टी को सप्रेस नहीं कर सकती है, दबा करके, या अपोजिशन को अपने प्रचार प्रसार से रोक नहीं सकती है। लेकिन जिम्बाब्वे में हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे लंबे समय तक शासन इसलिए कर पाए क्योंकि इन्होंने अपोजिशन पार्टी को, साथ ही मीडिया को, और यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी बार बार अमेंडमेंट करके अपने जो राइट्स हैं उनको बढ़ा लिया और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने जुडिशरी सिस्टम को भी, जो वहाँ का कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके ऑर्डर को भी कई बार उल्लंघन किया और नहीं माना, और जो कोर्ट के जो जज थे उन पे भी दबाव बनाया गया। 2017 में जाके फाइनली ताकत के बल पर रॉबर्ट मुगाबे को पद से हटाया जा सका। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, वह भी कई बार अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। तो हमें उसके काम करने के शैली को, काम करने के तरीके को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये निकल के आता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। यानी
संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के द्वारा ही सरकार को लिमिट किया जाता है, सरकार की ताकत को, पावर को लिमिट किया जाता है डेमोक्रेसी में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है और जनता के अधिकारों का सम्मान नहीं कर रही है तो ऐसे सरकार को हम डेमोक्रेटिक सरकार या डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं कहेंगे। तो आज के वीडियो में हम चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आने वाले समय में हम आपको नेक्स्ट पार्ट बना करके आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।